आज हम एक तरह से जासूस बनने वाले हैं। हमारे पास एक केस है, एक खेत, एक फसल और एक अपराधी जो उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। फसल है मक्का और अपराधी है तना छेदक कीट। इसका साइंटिफिक नाम है चिलोपाटिलिस। और ये केस बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वालों के लिए बेहद जरूरी है। हाँ, ये तो है। बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य में एग्रीकल्चर से जुड़े ऐसे प्रैक्टिकल टॉपिक्स पर सीधे सवाल बनते हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। सही बात है। अक्सर स्टूडेंट्स बड़े बड़े विषयों में उलझे रहते हैं और ऐसे स्कोरिंग टॉपिक्स को मिस कर जाते हैं। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन एकदम क्लियर है। हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है, हम उसकी तह तक जाएंगे। इसे 3 हिस्सों में हल करेंगे। पहला, क्राइम सीन का मुआयना, मतलब फसल पर नुकसान के लक्षण क्या हैं। ठीक है। दूसरा, अपराधी की पहचान, ये कीट आखिर दिखता कैसा है। और तीसरा, सबसे जरूरी, एक्शन प्लान, इसका मैनेजमेंट यानी रोकथाम कैसे की जाए। तो चलिए इस केस को क्रैक करते हैं। बढ़िया प्लान है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्राइम सीन पर चलते हैं। मान लीजिए किसान अपने मक्के के खेत में खड़ा है। उसे कौन से शुरुआती सुराग, मतलब कौन से सबूत दिखेंगे जिनसे उसे शक हो कि चिलोपाटिलिस का हमला हो चुका है। ये सबसे जरूरी सवाल है, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला स्टेप है उसे सही समय पर पहचानना। बिल्कुल। सोर्स मटेरियल में दिए गए चित्रों के हिसाब से इसके कुछ बहुत ही साफ और विशिष्ट लक्षण हैं। सबसे पहला और सबसे खतरनाक लक्षण है डेड हार्ट। डेड हार्ट, ये सुनने में ही काफी गंभीर लग रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पौधे का दिल ही मर गया। पौधे का जो सेंट्रल शूट होता है, यानी बीच का मुख्य तना। अच्छा, जहां से नई पत्तियां निकलती हैं। हाँ बिल्कुल, लार्वा उसे अंदर से खाकर सुखा देता है। जब पौधे का ग्रोथ पॉइंट ही खत्म हो गया तो पौधा वहीं रुक जाता है, एक तरह से मर जाता है। तस्वीरों में साफ दिखता है एक बेजान सूखा हुआ तना, जबकि बाकी पत्तियां शायद हरी हों। इसी को डेड हार्ट कहते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब पौधे की जो मेन ग्रोथ की लाइन है वही कट गई, तो जाहिर है पौधा आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। बहुत बड़ा। क्या ये हमला अचानक होता है या इसके कुछ और भी शुरुआती संकेत मिलते हैं? मिलते हैं। और दूसरा संकेत बहुत ही दिलचस्प है। इसे शॉर्ट होल लक्षण कहते हैं। शॉर्ट होल? हाँ, जब कीट का छोटा लार्वा पौधे की कोमल मुड़ी हुई पत्तियों को खाता है जो अभी पूरी तरह खुली नहीं है, तो उनमें छेद कर देता है। बाद में जब ये पत्तियां खुलती हैं तो उन पर एक सीध में छोटे छोटे छेदों की एक लाइन बन जाती है। ये देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी ने उस पर छर्रे वाली बंदूक से गोली चलाई हो। के लिए बहुत अच्छा विजुअल है। तो ये हो गया छोटे लार्वा का काम। लेकिन जब ये लार्वा बड़ा हो जाता है तब तो और तबाही मचाता होगा। बिल्कुल, यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है, जो पौधे को अंदर से खोखला कर देती है। बड़ा लार्वा पत्तियों को छोड़कर मक्के के मजबूत तने के अंदर घुस जाता है। तने के अंदर? जी, वो तने में छेद करता है, जिन्हें हम बोर होल्स कहते हैं, और फिर अंदर ही अंदर सुरंग बनाता हुआ पौधे के टिश्यूज को खाता रहता है। पौधा ऊपर से शायद ठीक दिखे, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह कमजोर हो चुका होता है। एक मिनट, अगर वो तने के अंदर घुस गया तब तो उस पे किसी भी कीटनाशक स्प्रे का कोई असर ही नहीं होगा। ये तो उसे एक तरह का सुरक्षा कवच मिल गया। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। यही इस कीट को इतना खतरनाक और जिद्दी बनाता है। एक बार लार्वा तने के अंदर चला गया तो वो बाहरी दुनिया से सुरक्षित हो जाता है। तब तो स्प्रे का कोई फायदा नहीं। इसीलिए सिर्फ स्प्रे पर निर्भर रहना सही रणनीति नहीं है, और शुरुआती लक्षणों को पहचानना इतना ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। तस्वीरों में इलोंगेटेड विंडोज यानी लंबी खिड़की जैसे निशान भी दिखाए गए हैं, जो इसी अंदरूनी डैमेज का नतीजा है। समझ गया। तो हमारे पास 3 पुख्ता सुराग हो गए। पहला, पौधे का सेंट्रल शूट सूख जाना यानी डेड हार्ट। हाँ। दूसरा, पत्तियों पर गोली जैसे छेदों की लाइन यानी शॉर्ट होल। और तीसरा, तने पर छेद और अंदर सुरंगे। जी, ये तीनों मिलकर इस अपराधी की मौजूदगी की पुष्टि करते हैं। बीपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये तीनों लक्षण सीधे सीधे एमसीक्यू का सवाल बन सकते हैं। निश्चित रूप से ये इस कीट की सिग्नेचर स्टाइल है। ठीक है, तो क्राइम सीन से सबूत मिल गए। अब बारी है अपराधी की पहचान करने की। आखिर ये चिलोपाटिलिस दिखता कैसा है, क्योंकि मैनेजमेंट के लिए सही पहचान होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब हम सस्पेक्ट की प्रोफाइलिंग करेंगे। सोर्स मटेरियल के हिसाब से हमें इसकी 2 अवस्थाओं पर फोकस करना है, जो परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा। पहली और सबसे विनाशकारी अवस्था है लार्वा। यही वो स्टेज है जो पूरी फसल बर्बाद करती है। इसका रंग पीला भूरा, मतलब येलोइश ब्राउन होता है, और इसका सिर
गहरे भूरे रंग का होता है। पीला भूरा शरीर और भूरा सिर, नोटेड। यही वो कीड़ा है जो शॉर्ट होल और डेड हार्ट के लिए जिम्मेदार है। जी हाँ। और जब ये बड़ा हो जाता है, यानी पतंगा बनता है, तब कैसा दिखता है? इसका जो वयस्क कीट है यानी पतंगा या मॉथ, वो भूसे के रंग का होता है। अंग्रेजी में से स्ट्रॉ कलर्ड कहते हैं। भूसे के रंग का? हाँ, मतलब हल्का पीला मटमैला सा रंग, जैसे सूखा भूसा होता है ना, वैसा। सोर्स की तस्वीरों में नर और मादा दोनों पतंगों को दिखाया गया है जो इसी रंग के हैं। ये रात में एक्टिव होते हैं और पत्तियों पर अंडे देते हैं। तो हमारे सस्पेक्ट की पहचान पक्की हो गई। पीले भूरे रंग का लार्वा और भूसे के रंग का पतंगा। ये दो सीधे सीधे फैक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल। सोर्स में अंडे और प्यूपा भी दिखाए गए हैं, लेकिन मुख्य पहचान इन्हीं दो से होती है। जी हाँ, लार्वा अपराधी है और पतंगा उस अपराधी को फैलाने वाला। पहचान के लिए ये दो बिंदु सबसे महत्वपूर्ण हैं। नुकसान और कीट की पहचान तो हो गई, लेकिन असली सवाल तो अब आता है। करें तो क्या करें? एक किसान के पास इस दुश्मन से लड़ने के लिए क्या क्या हथियार हैं? सोर्स मटेरियल इस पर काफी विस्तार से बताता है और यहीं से मेंस के लिए बढ़िया पॉइंट्स निकल कर आते हैं। बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि सोर्स हमें एक बहुत ही मॉडर्न और साइंटिफिक अप्रोच के बारे में बताता है, जिससे कहते हैं एकीकृत कीट प्रबंधन, IPM। हाँ, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ये सिर्फ कीड़ा दिखा स्प्रे कर दो वाली सोच से बहुत आगे है। IPM का मतलब है कि हम एक मल्टी लेयर डिफेंस स्ट्रैटेजी बनाते हैं। मल्टी लेयर डिफेंस स्ट्रैटेजी, ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, जिसमें कई तरीकों को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है ताकि केमिकल पर हमारी निर्भरता कम से कम हो। तो क्या है ये लेयर्स? चलिए पहली लेयर से शुरू करते हैं, जो है सांस्कृतिक विधि या कल्चरल मेथड। कल्चरल मेथड का मतलब है हम खेती करने के तरीके में ही कुछ ऐसे बदलाव करें कि कीट को पनपने का मौका ही न मिले। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल वही सिद्धांत। सोर्स में इसके लिए एक बहुत ही कारगर तरीका बताया गया है, अंत फसल यानी इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग मतलब मक्के के साथ कोई और फसल लगाना। यहाँ कौन सी फसल लगाने की सलाह दी गई है? यहाँ मक्के के साथ लोबिया मतलब काउपी लगाने की सलाह दी गई है, लेकिन सिर्फ लगाना ही काफी नहीं है। उसका एक खास पैटर्न, एक खास अनुपात है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। अनुपात? BPSC जैसी परीक्षाओं में तो ऐसे ही खास आंकड़ों पर सवाल बनते हैं। क्या अनुपात है ये? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। अनुपात ही यहाँ कीवर्ड है। बताइए। सोर्स के मुताबिक ये अनुपात 2.1 होना चाहिए। यानी मक्के की 2 पंक्तियां लगाइए और फिर उसके साथ लोबिया की 1 पंक्ति, फिर मक्के की 2 पंक्तियां, फिर लोबिया की 1। 2.1 मक्का और लोबिया। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, ऐसा करने से होता क्या है? लोबिया ऐसा क्या जादू करता है कि तना छेदक भाग जाता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसके पीछे दोहरा विज्ञान काम करता है। पहला, लोबिया एक दलहनी फसल है, तो ये हवा से नाइट्रोजन लेकर जमीन की उर्वरता बढ़ाती है। अच्छा। इससे मक्के का पौधा खुद मजबूत और स्वस्थ बनता है और एक मजबूत पौधा कीटों का बेहतर मुकाबला कर पाता है। ठीक है, ये तो समझ आया। दूसरा और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण, लोबिया के फूल कुछ मित्र कीटों को अपनी तरफ खींचते हैं। ये मित्र कीट तना छेदक के लार्वा और अंडों को अपना भोजन बनाते हैं। अरे वाह! तो ये एक तरह से पौधे को अंदर से पोषण और बाहर से बॉडीगार्ड दोनों मुहैया कराता है। क्या बात है! मतलब ये एक तीर से 2 निशाने लगाने जैसा है। तो पहली स्ट्रैटेजी हो गई लोबिया के साथ 2.1 के अनुपात में इंटरक्रॉपिंग। अब डिफेंस की दूसरी लेयर पर आते हैं, जैविक विधि या बायोलॉजिकल मेथड। जैविक विधि में हम प्रकृति की ही मदद लेते हैं। हम लैब में तैयार किए गए मित्र कीटों को खेत में छोड़ते हैं, जो हमारे दुश्मन कीट को ढूंढ कर खत्म कर देते हैं। अच्छा। यहाँ पर एक बहुत ही छोटे परजीवी पैरासिटॉइड का इस्तेमाल होता है, जिसका नाम है ट्राइकोग्रामा काइलोनिस। रुकिए, ट्राइकोग्रामा काइलोनिस नाम तो थोड़ा मुश्किल है, पर BPSC के लिए जरूरी है। तो ये एक और कीड़ा है। हम एक कीड़े से छुटकारा पाने के लिए खेत में और कीड़े छोड़ रहे हैं। क्या इससे कोई नई समस्या खड़ी होने का खतरा नहीं होता? यह एक आम शंका है, लेकिन इसका जवाब बहुत सरल है। ट्राइकोग्रामा कोई फसल खाने वाला कीट नहीं है। यह एक परजीवी है, एक तरह की बायोलॉजिकल मिसाइल। बायोलॉजिकल मिसाइल? हाँ, इसका एकमात्र मिशन है चिलोपाटिलेज यानी तना छेदक के अंडों को खोजना। ये उन अंडों के अंदर अपने अंडे दे देता है, जिससे तना छेदक के अंडे नष्ट हो जाते हैं। अच्छा। मतलब
दुश्मन को पैदा होने से पहले ही खत्म कर दिया जाता है। और जब तना छेदक के अंडे खत्म हो जाते हैं तो ट्राइकोग्रामा का भी जीवन चक्र वहीं समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसका भोजन खत्म हो गया। ये पर्यावरण के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। ये तो बहुत ही स्मार्ट और टारगेटेड अटैक है, लेकिन इसे खेत में इस्तेमाल कैसे करते हैं? इसकी डोज क्या है? ये आंकड़े तो परीक्षा के लिए गोल्डन फैक्ट्स होंगे। बिल्कुल, सोर्स में इसकी सटीक मात्रा और फ्रीक्वेंसी बताई गई है। मात्रा है 2.5 लाख प्रति हेक्टेयर। 2.5 लाख प्रति हेक्टेयर? जी, और इसे एक बार नहीं बल्कि साप्ताहिक अंतराल पर, यानी हर 7 दिन में 3 बार खेत में छोड़ना होता है। 3 बार? हाँ, तो कुल मिलाकर 3 रिलीज एक हफ्ते के गैप पर। ये दोनों आंकड़े 2.5 लाख प्रति हेक्टेयर और 3 बार साप्ताहिक रिलीज याद रखना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया। तो पहली लेयर 2.1 में लोबिया, दूसरी लेयर 2.5 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से ट्राइकोग्रामा को 3 बार छोड़ना। अब आते हैं डिफेंस की तीसरी और आखिरी लेयर पर, जिसके बारे में सब जानते हैं, रासायनिक विधि या केमिकल मेथड। जी, रासायनिक विधि को हमेशा आखिरी हथियार के तौर पर ही इस्तेमाल करना चाहिए। आईपीएम का पूरा दर्शन ही यही है कि जब तक बाकी तरीके काम कर रहे हैं और जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है, तब तक केमिकल से बचा जाए। सोर्स भी इसी बात पर जोर देता है। तो वो बहुत ज्यादा जरूरत वाली लाइन क्या है? वो ट्रिगर पॉइंट क्या है जब किसान को स्प्रे उठाना ही पड़ेगा? इसके लिए भी एक वैज्ञानिक मानक है जिसे कहते हैं आर्थिक क्षति स्तर, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, शॉर्ट में ईटीएल। ईटीएल इसका सीधा सा मतलब है नुकसान का वो लेवल जहां अगर हमने स्प्रे नहीं किया तो हमारा आर्थिक नुकसान स्प्रे के खर्चे से ज्यादा हो जाएगा। ये एक तरह का ब्रेक इवन पॉइंट है। अच्छा, तो हम सिर्फ 1-2 कीड़े देखकर ही स्प्रे नहीं करते, बल्कि एक खास लेवल तक इंतजार करते हैं। चिलोपर्टेलिस के मामले में यह ईटीएल कितना है? इस कीट के लिए ये सीमा 10% संक्रमण है। 10%? हाँ, यानी जब खेत में 100 में से 10 से ज्यादा पौधे प्रभावित दिखने लगे, सिर्फ तभी रासायनिक स्प्रे करने की सलाह दी जाती है। ये 10% का आंकड़ा डीपीएससी के लिए एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है। 10% ईटीएल, ठीक है। और मान लीजिए कि ये सीमा पार हो गई, तब कौन से केमिकल्स इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है? उनके नाम और डोज भी जरूरी होंगे। हाँ, सोर्स में 2 विकल्प दिए गए हैं और एस्पिरेंट्स को दोनों के नाम और उनकी मात्रा याद रखनी चाहिए। ओके। पहला विकल्प है डाइमेथोएट 30EC, जिसकी मात्रा है 660 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर। डाइमेथोएट 30EC 660 मिलीलीटर। और दूसरा विकल्प है क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 18.50 SC, जिसकी मात्रा है 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर। क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 18.5 SC 150 मिलीलीटर। जी, किसान अपनी उपलब्धता के अनुसार इन दोनों में से किसी एक का छिड़काव कर सकता है। परफेक्ट। तो एक्शन प्लान भी तैयार है। सिर्फ 10% से ज्यादा संक्रमण होने पर ही डाइमेथोएट 660 ml या क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 150 ml का स्प्रे करना है। ये पूरी तरह से स्पष्ट है। तो आज हमने इस केस की पूरी फाइल ही तैयार कर ली। बीपीएससी परीक्षा के नजरिए से हमने मक्के के तना छेदक कीट चिलोपर्टेलिस के बारे में सब कुछ समझ लिया है। हमने क्राइम सीन के सुराग यानी डेड हार्ट और शॉर्ट होल को समझा। हमने अपराधी की पहचान की, पीला भूरा लार्वा और भूसे के रंग का पतंगा। और आखिर में हमने 3 लेयर वाली मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी को विस्तार से समझा। बिल्कुल सही सारांश है। और अगर हम इन तीनों रणनीतियों को एक साथ देखें, 2.1 में लोबिया के साथ इंटरक्रॉपिंग, ट्राइकोग्रामा परजीवी का सही समय पर इस्तेमाल और केवल 10% ईटीएल पार होने पर ही केमिकल का प्रयोग, तो ये सिर्फ कीट नियंत्रण नहीं है। हाँ, ये एक बहुत ही वैज्ञानिक, टिकाऊ और समझदारी भरा समाधान है। तो ये सिर्फ एक कीट के बारे में जानकारी से कहीं ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, यह कृषि में एक बड़ी और मॉडर्न सोच को दिखाता है, एकीकृत कीट प्रबंधन या आईपीएम। इसका लक्ष्य सिर्फ कीट को मारना नहीं है, बल्कि एक ऐसा संतुलन बनाना है जिसमें पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, किसान की लागत भी कम हो और फसल की सेहत भी अच्छी बनी रहे। एक होलिस्टिक अप्रोच। जी हाँ, यह एक होलिस्टिक अप्रोच है जो आज की और भविष्य की खेती का आधार है। बहुत खूब। चलिए श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक अंतिम बात छोड़ जाते हैं। जरूर। हमने जैविक और रासायनिक दोनों तरह के नियंत्रण के उपाय देखे। एक तरफ हमें कृषि उत्पादन बढ़ाने का दबाव है और दूसरी तरफ पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी। इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए?
बहुत जरूरी सवाल है। कल को जब कोई सफल कैंडिडेट एक प्रशासक बनेगा तो इन वैज्ञानिक और टिकाऊ तरीकों को हमारे किसानों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए उसकी क्या रणनीति होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो एनालिटिकल सोच को परखेगा और मुख्य परीक्षा के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है।